हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 4 लेक्चर हमारे टॉपिक वाइज क्लियर हो चुके हैं, है ना। एक एक करके हमने बेसिकली क्या किया है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हमने कवर किया है, जिससे हमने 4 लेक्चर यहाँ पे कर लिया है। आज जो हमारा होने जा रहा है 5th लेक्चर है यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक ही टॉपिक कवर करेंगे, उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये 5वां लेक्चर है, 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे 5th लेक्चर हमारा। तो स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज 5वें लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ें इस 5वें लेक्चर में आज पढ़नी है। देखो क्या चीज़ें पढ़ने यहाँ पे लिखा है मैंने, राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करना है। राउल्ट्स लॉ को क्या करना है, डिस्कस करना है। राउल्ट्स लॉ में या सॉल्यूशन वाले चैप्टर में अगर हम बोल दें कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है या इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है जिसे हमें डिस्कस करना होता है, जो सबको समझ में आनी चाहिए वो चीज़ें, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर अगर समझ में आ गया है ना, अगर बेसिकली आप लोग वेपर प्रेशर को समझ गए तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है हमारी हद तक समझ में आने लगती है, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर हम लोग जान गए कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, तो बहुत कुछ हमारा क्लियर हो जाता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। यहाँ राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर हम लोग वेपर प्रेशर जान जाएंगे तो हम लोग आराम से डिस्कस कर पाएंगे कि हमारा राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम लोग कवर करेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है, आराम से समझना है चीज़ों को। तो स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास हमारी जो होने जा रही है 5वां लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास हमें क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है और राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो यहाँ हमने कहा कि सबसे पहले हमें क्या टॉपिक कवर करना है, क्या चीज़ें कवर करनी है, तो वेपर प्रेशर को कवर करना है, ठीक है। जैसे हमारे सामने देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने 3 कंटेनर लेके रखा है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कंटेनर मैंने लेके रखा है वेपर। अब इससे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और ये कंडेंसेशन। जो फर्स्ट वाला हमारा कंटेनर है, जो हमारा फर्स्ट वाला कंटेनर है, यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा पहले। जैसे हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये इवेपोरेशन करवाने के लिए हम यहाँ बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब इवेपोरेशन हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। एक नॉर्मल टेम्परेचर है और इस तीनों जगह पे क्या है, टेम्परेचर सेम है। तीनों कंटेनर में हमारा टेम्परेचर सेम है। हम कहीं भी कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, एट रूम टेम्परेचर आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे अगर हमारे इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा मान लो T1 है। हमने कहा जो ये टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं, ये टेम्परेचर हमारा क्या है, T1, सॉरी T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी, टेम्परेचर हर जगह सेम है, ठीक है। अब क्या होगा, इनिशियली इस कंटेनर से वेपर फॉर्म करेंगे, इवेपोरेट हो जाएगा जो वाटर के मालिक्यूल। क्यों, देखो जो सरफेस पे मालिक्यूल होगा वाटर का, जो वाटर के मालिक्यूल इस सरफेस पे होंगे, जैसे हम लोग देखते हैं वाटर के मालिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। जो वाटर के मालिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो क्या करेंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे आराम से। और इनिशियली अगर आप लोग देखोगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये क्या होंगे, वह इवेपोरेट हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएगा ऊपर की ओर, है ना। अब इवेपोरेट हो जाएगा, ये इनिशियली ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अब दूसरी बात, जब इवेपोरेट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, वाल पे क्या करेंगे, मालिक्यूल टकराएंगे, तो होगा कंडेंसेशन भी वहीं पे होगा, है ना। कंडेंसेशन होना के भी चांस हो गया। अब कंडेंसेशन तो इनिशियली क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि जो वाटर के मालिक्यूल है इवेपोरेट हो रहे हैं, ऊपर से कोई मालिक्यूल तो पहले से है नहीं। तो इनिशियली हम लोग देखेंगे तो जो वाटर के मालिक्यूल इवेपोरेशन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, इवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। और अगर हम तीसरे वाले कंटेनर में देखूँ, इस तीसरे वाले कंटेनर में देखूं तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे यहाँ पे इवेपोरेट हो चुका पहले से मालिक्यूल हमारा पहले से वाटर के इवेपोरेट हो चुके हैं, ऊपर पहले से हैं। अब क्या होगा, जब ये सरफेस के जो मालिक्यूल होंगे वाटर के, इस वाटर के सरफेस के जो मालिक्यूल होंगे, जब अब ये इवेपोरेट होंगे, अब ये इवेपोरेट होंगे तो ऊपर से ये मालिक्यूल भी तो नीचे आ रहा होगा कंडेंस होके,
ऊपर से ये मालिक्यूल भी तो आ रहा है कंडेंस होके। तो जितना पहले इवेपोरेशन हो रहा था वाटर के मालिक्यूल का सरफेस से, उतना यहाँ पे वाटर के मालिक्यूल का इवेपोरेशन नहीं होगा। कि रेट क्या हो जाएगा उसका, स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन होने की वजह से तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इनिशियली ज़्यादा था और यहाँ पे रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो, तो एक ऐसी कंडीशन आ गई, देखो, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। रेट ऑफ ये बीच की जो कंडीशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है, ये वाटर के मालिक्यूल जो हैं इवेपोरेट हो रहे हैं ऊपर, है ना, वाटर के मालिक्यूल क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। उसी तरह ऊपर से जो हमारा कंडेंसेशन वाला प्रोसेस है वो भी हो रहा है। ऊपर से हमारा जो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो कंडेंसेशन में और इवेपोरेशन में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर गया है ना। तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ वेपर फॉर्म हुए लिक्विड के, जितने भी यहाँ पे वेपर फॉर्म हो गए लिक्विड के, इस लिक्विड के जितने भी वेपर फॉर्म हो गए, कब, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन जब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, दोनों बराबर हो गया। तो जितने भी मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म किए यहाँ पे, ये वेपर जब इस वाल पे या इस सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जब भी ये प्रेशर लगाएंगे, अब ये प्रेशर लगाएंगे, ये जो वेपर फॉर्म हो गए इक्विलिब्रियम में, ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम, ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे जितने भी वेपर फॉर्म हो गए हैं, ये वेपर अगर इस वाल पे लगा रहे हैं प्रेशर या इस सरफेस पे लगा रहे हैं लिक्विड के प्रेशर, तो इसी इनके जो वेपर के द्वारा लगाया गया है प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। लिक्विड जब प्रेशर, अब ये जो वेपर है इक्विलिब्रियम में आ गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद ये जो वेपर फॉर्म हुआ है, यही वेपर अब सरफेस ऑफ लिक्विड पे और वॉल ऑफ द कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहे हैं ये वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ तक ये बात थी, ये बात समझ में आ हो गई होगी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब आ गया तो जितने वेपर फॉर्म हो गए वाटर के मॉलिक्यूल के, वो अब वो प्रेशर लगाएंगे, उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। ये बात सिंपल सी है। देखो आगे हमने लिखा इसको, इनिशियली द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मैक्सिमम। अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा इनिशियली, क्योंकि कंडेंसेशन तभी होगा नहीं, अभी तो इनिशियली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज मिनिमम। कंडेंसेशन तो होगा ही नहीं ज़्यादा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इसलिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएगा, तो उसी टाइम पे जितने भी वेपर प्रेशर उस कंटेनर के वाल पे या उस लिक्विड के सरफेस जो प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर। ठीक, यहाँ बात समझ में आ गई। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर एग्जर्टेड, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेपर प्रेशर होता क्या है, चलो उसकी डिफिनेशन डिफाइन किया है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सैचुरेटेड वेपर एट द इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ द वाल्स, ये जो वाल्स पे प्रेशर फॉर्म कर रहे हैं, ये कंडेंसेशन और इवेपोरेशन मतलब ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, ये किस कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। जब हमारा कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर था, तो ये यहाँ पे जितने भी वेपर फॉर्म हो रहे हैं, अब ये प्रेशर जब लगाएंगे वाल पे या सरफेस ऑफ लिक्विड पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ साफ सी बात लिखी हुई है। ठीक है, आगे आइए आगे देखते हैं। देखो, डज वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या जो वेपर प्रेशर हमने देखा, जो कंटेनर के वाल पे या सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं क्या, किसी बातों पे, है ना। क्या वो किसी बात पे डिपेंड करते हैं, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं? तो भाई हाँ, जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना है यस इट
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है वो? टेम्परेचर पे। ठीक है, कैसे? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो वाइपर प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मैंने तो बताया अभी है ना, प्रैक्टिकली तो हमने देखा नहीं अभी कि भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वाइपर प्रेशर। मैंने बता दिया कि जो वाइपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे डिपेंड करता है ना। बिना एक्सप्लेनेशन के पता नहीं चलेगा ना कि भाई वाइपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, है ना। देखो एक बात और होती है, जैसे हम लोग आगे देखते हैं, एक इक्विलिब्रियम चैप्टर था 11th क्लास में, तो उसमें हमने देखा था कि मान लो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है कंडेंसेशन के और इवेपोरेशन के बीच में, तो उस पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है Kp, है ना। वो Kp आता है, वो Kp पे ही डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो टेम्परेचर जो है हमारा डिपेंड करता है वाइपर प्रेशर पे। आओ देखो, पहला एक्सप्रेशन ये है, ये हमारा क्या है, ये मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा है। ये E क्या है हमारा, देखो मैं E क्या है बता दे रहा हूँ। E क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि जो वाटर के सरफेस से जो मॉलिक्यूल क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए, है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड एनर्जी टू लीव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस, या हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी एनर्जी मिल जाए उस वाटर के मॉलिक्यूल को कि क्या करे, वो इवेपोरेट हो जाए, वाइपर क्या मतलब वाइपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। या आप ये कह सकते हो कि जो सरफेस होता है वाटर के मॉलिक्यूल का, उस सरफेस को मॉलिक्यूल क्या करे, छोड़ के ऊपर उड़ जाए वाइपर के फॉर्म में। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ कि मैं जो टेम्परेचर दे रहा हूँ, है ना, अगर मैं बोलूँ कि मैं टेम्परेचर अगर दे रहा हूँ, टेम्परेचर जैसे ही मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर मैंने जैसे ही दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने टेम्परेचर दिया, मान लो इसको टेम्परेचर दिया मैंने, और ये कहाँ से गया, ये यहाँ से। देखो फिर से, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो होगा क्या, यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे ऐसे गया ये बन गया। ये हमारा क्या था, ये मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर हमारा क्या है, ये T1 है। ठीक है, ये T1 है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। देखो दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वो इधर से गया। ठीक है, अब तीसरा देख रहे हैं, आ जाओ। फिर मैंने कहा ऐसे गया ये, और ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा T1 है, और ये हमारा जो है T3 है ना। और ये हमारा क्या था, टेम्परेचर था T2। या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, T2 है ना, और ये हमारा क्या है, T3 है, और ये हमारा क्या है, T1 है। ये तीन टेम्परेचर हमने दिया। तो देखो जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, आपको दिख रहा होगा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इधर की ओर झुक रहा है ग्राफ। T1 पे देखो ऊपर जा रहा है, T2 पे देखो ग्राफ बढ़ रहा है इधर की ओर, है ना। ये क्यों हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तो एनर्जी जो होती है वाटर मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो ग्राफ है शिफ्ट हो रहा है इधर की ओर। ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब कितने वाटर मॉलिक्यूल वाइपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए, अगर ये बात आपको देखनी है तो देखो यहाँ पे कितने वाटर के वाइपर कन्वर्ट हुए। इसके ऊपर इससे ज़्यादा अगर एनर्जी मिल जाएगी वाटर के मॉलिक्यूल को तो वाइपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं इसके फॉर्म में, देखो कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं, यहाँ से ये इतने मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए वाटर के वाइपर के फॉर्म में।
जब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, टेम्परेचर जब मैंने और बढ़ाया तो कितने, इतने मालिक्यूल तो हुए ही हैं, इतने मालिक्यूल और आ गए उसमें जुड़ गए भाई, इतने मालिक्यूल और इंक्रीज हो गए वाटर के वाइपर के फॉर्म में। फिर जब मैंने फिर से बढ़ाया टेम्परेचर, जब हमने फिर से बढ़ाया टेम्परेचर तो देखा कि यहाँ पे और मालिक्यूल बढ़ गए हैं वाटर के वाइपर के फॉर्म में। देख लो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, पहले तो इतने मालिक्यूल उड़ रहे थे वाटर के सरफेस से, जब हमने T2 दिया तो इतने मालिक्यूल उड़ने लगे, जब T3 दिया तो इतने मालिक्यूल उड़े। अब मालिक्यूल जब ज़्यादा उड़ रहे हैं, वाइपर के फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब वाइपर ज़्यादा फॉर्म करेगा तो वाइपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, जब वाइपर ज़्यादा फॉर्म करेगा तो वाइपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाइपर प्रेशर देख लो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखो वाटर के वाइपर जब फॉर्म करें, ज़्यादा फॉर्म होंगे तो वाइपर प्रेशर भी ज़्यादा काम करेगा, ये बात थी। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था कि हमारा टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है वाइपर प्रेशर पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। हम लोग समझ गए हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। अब देखो इसके अंदर ये सॉल्वेंट रखा हुआ, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, आज ये सॉल्वेंट है हमारा, कोई ये भी कोई सॉल्वेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये टेम्परेचर सेम है तीनों जगह पे, आपका जो टेम्परेचर है सेम है T, यहाँ पे टेम्परेचर T है। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, किसके बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, ये वाइपर फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो वाइपर फॉर्म हो रहे हैं, लिक्विड के वाइपर फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ भी लिक्विड के वाइपर फॉर्म होंगे, यहाँ भी लिक्विड के वाइपर फॉर्म होंगे, है ना, यहाँ भी वाइपर फॉर्म होंगे। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आई है ये वाइपर के बीच में आई है। देखो यहाँ पे जो लिक्विड है हमारा सॉल्वेंट है ना, और किसके बीच में, वाइपर। ठीक है, ये वाइपर के बीच में इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे देखो लिक्विड है ना, सॉल्वेंट लिक्विड है, इसके बीच में और ये हमारा क्या है, वाइपर, इसके बीच में आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। यहाँ लिक्विड वाइपर इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो वाइपर फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ जो वाइपर फॉर्म कर रहे हैं, देखो अब हम बताएं अगर कि आप बोलोगे कि यहाँ भी लिक्विड और वाइपर इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और वाइपर इक्विलिब्रियम है यहाँ भी, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। वहाँ पे लिक्विड और वाइपर का इक्विलिब्रियम था, यहाँ भी लिक्विड वाइपर का इक्विलिब्रियम था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम है और हमारा वाइपर इसके बीच में इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं है। तो अब ज़रा बताओ इस तीनों जगह पे, इसका मान लो इसका जो वाइपर प्रेशर हमारा आया है P आया है ना, और इसका जो हमारा वाइपर प्रेशर है मैं कह रहा हूँ ये PS है। एक का वाइपर, इन दोनों का वाइपर प्रेशर तो सेम होगा। इक्विलिब्रियम क्या है, लिक्विड वाइपर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिक्विड वाइपर इक्विलिब्रियम, तो इसका जो वाइपर प्रेशर निकल के आएगा हमारा P निकल के आएगा, ये यहाँ पे सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो ये लिक्विड वाइपर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये सॉल्यूशन और वाइपर के बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा वाइपर प्रेशर होगा PS होगा। तो क्या तीनों जगह हमें बताना है कि वाइपर प्रेशर सेम होगा? तीनों जगह वाइपर प्रेशर सेम नहीं होगा। यहाँ पे लिक्विड वाइपर इक्विलिब्रियम था तो दोनों जगह पे वाइपर प्रेशर सेम लग रहा है। इस वाले केस में भी हमारा सेम लग रहा है और इस वाले केस में भी हमारा क्या लग रहा है, सेम वाइपर प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्म हो गया है, क्यों? हमने क्या बोला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हमने इस सोल्यूशन के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व कर, मान लो हमने शुगर इसके अंदर डिजॉल्व करवा दी, इसके अंदर हमने क्या डिजॉल्व करवा दी, शुगर डिजॉल्व करवा दी। अब जब यहाँ पे हमारा प्योर कंपोनेंट था, यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट था प्योर कंपोनेंट था, तो यहाँ वाइपर अच्छे से फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ जैसे ही हम इसके अंदर शुगर डिजॉल्व करवाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर के वाइपर के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा था वाटर, उस वाइपर को क्या करेगा, वो हमारा जो शुगर हमें डिजॉल्व करे वो पकड़ लेगा, उसको होल्ड कर लेगा, है ना। जितना पहले वाइपर फॉर्म हो रहा था वाटर के मालिक्यूल का, अब उतना वाइपर नहीं फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर है वो वाटर के मालिक्यूल को जो वाइपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे उसको क्या कर लिया, उसने होल्ड कर लिया, है ना।
ये समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई सैल्यूट डिजॉल्व करवा रहे हैं उसके अंदर, तो जो वाटर है उसको होल्ड करेगा, पकड़ेगा, तो वेपर उतना अच्छे से फॉर्म नहीं करेगा। तो यही कंडीशन है, यही सोल्यूशन वाले केस में। तो जो सोल्यूशन वाले केस में जो वाटर के यहाँ पे सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में शुगर भी आ गई है, और शुगर के आने की वजह से जो वेपर ज़्यादा फॉर्म हो रहा था वहाँ पे, वो वेपर यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बात हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, है ना, PS ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। PS क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन P, ये हमारा जो सॉल्वेंट का है, ये हमारा किसका है, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको, वेपर प्रेशर of solution is less than vapor pressure of solvent। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, वो क्या करेगा, शुगर उसको होल्ड करेगा और उतने ही वेपर अब नहीं फॉर्म होंगे, पकड़ के रखेगा भाई। जो शुगर होगा वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और कहेगा भाई तू हमको छोड़ के नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे हम लोग देखते हैं। अब वेपर प्रेशर आप लिक्विड सोल्यूशन में देखें तो राउल्ट्स लॉ होता क्या, राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं। राउल्ट्स लॉ ने बहुत शानदार सा एक अपना स्टेटमेंट दिया कि जो फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जो पार्शियल वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ ने कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, अगर आप क्या करो उस मोल फ्रैक्शन, मान लो हमने क्या करा, किसी सोल्यूशन के अंदर कोई सॉल्यूट डिजॉल्व करवा दिया, कोई सॉल्वेंट डिजॉल्व करवा दिया, है ना, तो उस जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, उसके मोल फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके उस जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, उसके एक एक कंपोनेंट का, कितने भी कंपोनेंट उसके अंदर हों, सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कंपोनेंट हो, अगर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को आप क्या करो, उसके जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, उसके पूरे के जो वेपर प्रेशर है, उसके पूरे के वेपर प्रेशर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई। देखो क्या कहा इन्होंने कि जो P होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, x का, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ से शानदार सा रिजल्ट निकल के आएगा, P0। क्या निकल के आएगा, P0 निकल के आएगा। और यही तो है हमारा क्या, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये क्या है, वेपर प्रेशर है, और ये क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपका ये पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, शानदार सा रिजल्ट ये है कि आप कोई भी कंपोनेंट लो, एक लो, दो लो, तीन लो, उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा दो उसके पार्शियल प्रेशर से, उसके वेपर प्रेशर से, तो उसका पार्शियल प्रेशर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो हमने एक सॉल्यूट लिया और एक हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। अब देखो ये सॉल्यूट है तो इसका अलग मोल फ्रैक्शन होगा, ये सॉल्वेंट है तो इसका अलग मोल फ्रैक्शन होगा, सभी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखो अगर मैं बोलूँ इसका जो मोल फ्रैक्शन है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है, मैं बोल रहा हूँ क्या है, ये x1 है, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है ये हमारा क्या है, x2 है ना। अब ये सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट है, लिक्विड के फॉर्म में है दोनों, तो ये प्योर कंपोनेंट है, ये दोनों क्या है, प्योर कंपोनेंट है। अगर मैं इनका पार्शियल प्रेशर निकालूं, अगर मैं राउल्ट्स लॉ को यूज़ करूं और इनका पार्शियल प्रेशर निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये मान लो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा ये P1 है, अगर ये x1 है तो ये हमारा जो पार्शियल प्रेशर होगा ये P1 हो जाएगा, है ना। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x1 के।
अगर यहाँ पे P2 हो जाएगा हमारा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा X2 के, है ना। अगर मैं इसको हटाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो क्या निकल के आएगा P0 X1। यहाँ पे क्या निकल के आएगा P2 P0 2 X2 निकल के आ जाएगा। ये रिजल्ट मिल गया हमको, ये रिजल्ट हमको क्या हो गया, मिल गया। देखो ठीक है, ये दो चीज़ अलग अलग कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट वो था, दोनों कंपोनेंट का अलग अलग रिजल्ट आएगा, है ना। अब देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये है पार्शियल वाइपर प्रेशर। ये हमारा क्या है, वाइपर प्रेशर। ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो आपका प्योर कंपोनेंट है उसका एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये तो मोल फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। सेम वहाँ भी आपको लिखना है। ये हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है ना, कंपोनेंट 2 का है, ये कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर था, ये कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ये वाइपर प्रेशर हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट का हो जाएगा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमें क्या करना है, उसके मोल फ्रैक्शन से उसका वाइपर प्रेशर आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, जितने भी कंपोनेंट हों। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं एक साथ, इन दोनों को मैं क्या करूं, मिला दूं और एक सोल्यूशन बना दूं, है ना। जब मैंने एक सोल्यूशन बना दिया तो क्या करूंगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, इसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसके वाइपर प्रेशर से, है ना, इसके वाइपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो उसका पार्शियल प्रेशर हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर इसी तरह मैं क्या करूं, इसका जो हमारा वाइपर प्रेशर है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो निकल के आ जाएगा। देखो आगे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैंने जोड़ दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैंने क्या करा, जोड़ दिया दोनों। अब जब दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन है यहाँ पे क्या लिखना है हमको, डाल्टन ला पार्शियल प्रेशर, दोनों को जोड़ देना है। जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग दोनों चीज़ें लिखी थी, यहाँ पीछे हमने क्या करा था, अलग अलग लिखा था, इसका पार्शियल प्रेशर अलग से निकाला था, इनका हमने क्या करा, अलग से निकाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को अब देखो यहाँ पे जोड़ देंगे, इसका जो पार्शियल वाइपर प्रेशर होगा इसका, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करना, हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पी टोटल निकालना है हमको। ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो P1 था पीछे वाले केस में और जो P2 था, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो P1 में हमारा कितना आया था, उसका वो जो वाइपर पार्शियल प्रेशर निकल के आया था हमारा P01 और X1 आया था, P2 कितना आया था, P02 X2 आया था। हमने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, P टोटल आएगा। अब देखो हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन होता है, दो कंपोनेंट है हमारे पास, दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका जब सम करोगे तो 1 के बराबर आता है। तो इन दो कंपोनेंट का जो सम करोगे आप X1 प्लस X2 करोगे तो किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे रखूँ P01 और यहाँ पे X1 प्लस में P02 और X2 की वैल्यू वहाँ से उठा के रखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस X1 हो जाएगा, ये आएगा रिजल्ट, है ना। अब देखो P01 X1 प्लस P02 माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे P02 X1। अब देखो
यहाँ x1 दोनों में कॉमन है, इनको हम लोग ले लेते हैं इधर अलग से। देखो यहाँ पे क्या है, P0 1x1, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, देखो P0 2x1, और हमारे पास क्या है प्लस में P0 2 है। ठीक है, अब कॉमन लेंगे अगर इसमें से, किसको कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेना है, x1 को कॉमन ले लो। x1 को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो P0 1 माइनस P0 2, ठीक है, प्लस में P0 2 बच जाएगा। यहाँ पे जो टोटल हमारा निकल के आया है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दोनों का कितना हो जाएगा, ये P0 2 प्लस P0 1 माइनस P0 2 और यहाँ पे x1, ये हमारा टोटल निकल के आया है। ये हमारा क्या है, टोटल पार्शियल प्रेशर निकल के आया। ये हमारा क्या है, P टोटल, ये हमारा क्या है, P टोटल है। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी हो गई। आगे हम लोग देखते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे P और X के बीच में। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है, आप समझ लेना, बस सुनना है, ध्यान से समझ जाओगे। देखो हमें 3 इक्वेशन मिल गई है ना, 3 इक्वेशन निकल के आई हमारे पास। क्या क्या देखो निकल के आई हमारे इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या निकल के हमारे पास, पहला इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आया, P1 इक्वल टू हमारा क्या आया, P0 कितना आया हमारे पास, P0 1 आया और x 1 आया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आई है, P0 2 और हमारे पास x 2 निकल के आई, और एक P टोटल जो हमारा निकल के आया। P टोटल कितना आया था, P0 2 आया था प्लस P0 1 माइनस P0 2 और यहाँ पे x1। ये 3 इक्वेशन हमारे पास निकल के आई थी पीछे। ठीक है, अब पहले इक्वेशन के लिए जो ग्राफ देखो, ये जो तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों इक्वेशन का जो ग्राफ है यहाँ एक साथ बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, अलग अलग समझना है, अलग अलग समझना है, P1 P2 P3, मतलब 1 2 3 के लिए अलग अलग ग्राफ समझना है। देखो अगर हम लोग फर्स्ट वाला ग्राफ देखें, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि आप फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर मैं x1 इक्वल टू कितना रख दूँ, 0, x1 इक्वल टू में कितना रख दिया, यहाँ पे उठा के 0 रख दिया, तो हमारा जो P1 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, P1 निकल के हमारा आएगा 0, है ना। अगर x1 में क्या रख दिया, 0, तो P1 हमारा मतलब प्रेशर कितना निकल के आया, हमारा 0 निकल के आया। अगर मैं वही बात बोलूँ कि अगर x1 की जगह पे अब मैं क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, x1 की जगह पे अब मैं क्या रख दूँगा, x1 की जगह पे मैं 1 रख दूँगा, तो P1 मेरा क्या निकल के आएगा, P1 मेरा क्या निकल के आएगा, P0 1 निकल के आएगा, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल गया है, एक बार 0 0 मिला है, एक बार 1 और P1 0, तो 0 0 x1 0, तो P1 हमारा कितना आएगा, 0। अब देखो अगर मैं x1 को 1 मतलब 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या है, x1 इक्वल टू हमारा कितना है, 1। जो मोल फ्रैक्शन होता है मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक ही तो जाता है मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम, तो यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया। अब देखो, अब अगर x1 की जगह पे 1 रख दिया, तो P1 कितना आएगा हमारा, P1 0 आएगा, तो P1 0 आ गया। तो 2 पॉइंट निकल के आएगा, एक 1 और P1 0 यहाँ पे होगा और 0 0 यहाँ पे होगा, और दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। इसी तरह क्या करना है, दूसरे वाले में क्या करना है, रखना है एक बार 0 एक बार 1। देखो मैंने क्या करा इधर से, अब एक ग्राफ बन गया, दूसरी इक्वेशन यहाँ से उठाओ। अब मैं एक क्या करूँगा, x1 यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये x2 जो है हमारा, इसको मैं क्या रख दूँगा, 0 रख दूँगा। x2 जब आप 0 रख दोगे तो हमारा P2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार अगर x2 में आप क्या कर दोगे, 1 रखोगे, तो P2 हमारा कितना आ जाएगा, P2 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, ये अगर यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 रख दोगे, तो P2 कितना आ जाएगा हमारा, P2 आ जाएगा, है ना। देखो x1 यहाँ रख दूंगा 0, तो P2 कितना, P टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, P2 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे।
फिर क्या करना है आपको, एक बार x1 रखोगे तो x1 रखोगे P2 नॉट कैंसिल हो जाएगा, P1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x1 की जगह पे P1 आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये P टोटल का ग्राफ है, P टोटल का ग्राफ है, P1 प्लस P2 P टोटल का ग्राफ है। तो ये ग्राफ हमारा निकल के आया है। बेसिकली अगर देखोगे आप तो ये इक्वेशन बनी हुई है y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू क्या है हमारा mx, ये जो हमारा पूरी वैल्यू है ये हमारा क्या है y है, और यहाँ पे हमारा x है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने निकाल लिया और ये ग्राफ बन गया तीनों चीज़ों का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अब मोल फ्रैक्शन इन द वाइपर फेज, इसको आपको याद कर लेना है। P1 इक्वल टू y1 P टोटल होता है, P2 इक्वल टू y2 P टोटल होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग यहाँ पे क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वो हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। कौन सा टॉपिक हमें नेक्स्ट पढ़ना है देख लो एक बार। हमें जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है किस पे होने वाली है, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है, हाँ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।